So let us discuss now further word problems from practice set 2.6. We have completed up to question number 5. अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. इसमें आपको बस इक्वेशन बनाना आया कि बाकी तो सॉल्विंग ही है. तीनों में से कोई भी एक मेथड से आप सॉल्व करो. जनरली फॉर्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड ये दोनों इजी है. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का ट्राई मत करो because it is little difficult. Next, question number 6. So in the sixth question, what is asked? देखो अब चाहे तो हम सबसे आखिरी में देख सकते हैं क्या पूछा है हमें. Find the production cost of one pot. एक pot त्याला आपण भांड म्हणतो, मातीचं भांड. Actually this particular person हा एक कुंभार आहे. मिस्टर कसम is making earthen pots. मातीची भांडे बनवतो. Find the production cost of one pot. एका भांड्याची प्रोडक्शन कॉस्ट आपल्याला विचारले. आणि नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे. आणि एका दिवसात तो असे किती भांडे बनवतो मातीची, ते विचारले आपल्याला. ओके, सो टू थिंग्स हियर दे हॅव आस्क्ड. कॉस्ट ऑफ वन पॉट, एका भांड्याचं कॉस्ट, आणि नंबर ऑफ पॉट्स, आणि भांडे किती बनवतो. आता बघा, let us read the full question. Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. Mr. Kasam हे एक लघु उद्योग करतात मातीची भांडे बनवण्याचा. He makes certain number of pots on daily basis. वो daily basis पे कुछ pots बनाते हैं. Production cost of each pot is rupees 40 more than 10 times the total number of pots he makes in one day. देखो अभी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने बनाते हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट का रिलेशन एक दिन में जितने नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं उसके साथ यहाँ पे जोड़ दिया. तो अगर समझो मैंने ये जो सेकंड चीज पूछा है नंबर ऑफ पॉट्स पर डे, इसको x लिया, तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कितना आता है 40 more than 10 times x. x मतलब नंबर ऑफ पॉट्स पर डे. एक दिन में वो अगर x पॉट्स बनाते हैं तो 10x plus 40 ये रहेगा प्रोडक्शन कॉस्ट. ये समझ में आया क्या सबको, ओरली जो बता रहा हूँ? हाँ सर. ओके, मैं लिख के भी बताता हूँ तो फिर और क्लियरली समझ में आएगा. और उसके बाद ये जो कंडीशन है, ये गिवन कंडीशन से हम क्या बना सकते हैं, इक्वेशन. तो if production cost of all pots per day is rupees 600, then find the cost of one pot. ये प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे दिया हुआ है सर, सारे पॉट्स का 600 रुपीज. तो वहां से इक्वेशन बनेगा. लेट अस राइट डाउन द सॉल्यूशन सीक्वेंशियली, स्टेप बाय स्टेप. तो देखो सबसे पहला स्टेप है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये नंबर ऑफ पॉट्स पर डे है, इसको एक्स अज्यूम कर रहा हूँ. ऐसा क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्शन कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पॉट्स दिया हुआ है. तो जिसके फॉर्मेट में ये प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है उसको पहले हमें एक्स अज्यूम करना पड़ेगा. सो वी विल अज्यूम दैट लेट नंबर ऑफ पॉट्स he makes per day is equal to x, number of pots, and therefore production cost of each pot, हर एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना रहेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 more than 10 times the total number of pots he makes in one day. वन डे मतलब पर डे, एक दिन में जितने वो पॉट्स बनाता है उसका 10 टाइम्स करो और उसमें 40 ऐड करो. so we can say 10x plus 40 more than 10 times the number of pots he makes per day. ये रहेगा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, इतने रुपीज.
ठीक है, अभी समझ में आया क्या सबको? आया सर। सबको? आया सर। यस सर। हाँ ठीक है, Yes. बस अभी इतना खत्म हो गया। अभी फ्रॉम गिवन कंडीशन आगे लिखेंगे हम, फ्रॉम गिवन कंडीशन। अभी कंडीशन क्या दिया हुआ है? फ्रॉम गिवन कंडीशन, इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द पॉट्स पर डे इज ₹600, एक दिन का पूरा कॉस्ट उनको 600 रुपीज लग रहा है, 600 रुपीज। तो आप ही सोचो कि एक पॉट के लिए उनका इतना खर्चा हो रहा है और टोटल वो एक्स पॉट्स बना रहे, ठीक है? तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट उनका 600 रुपीज आ रहा है। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन हम ऐसा लिखेंगे, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू ₹600। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा? एक पॉट के लिए जितना खर्चा आया मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पॉट्स पर डे, ये एक दिन का ही चल रहा है सब कुछ। तो एक दिन में वो एक्स पॉट्स बनाते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक पॉट को 10x + 40 इतना खर्चा आता है। तो टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एंड इट इज गिवन एज 600। दैट्स ऑल। सो 10x into x, we can write 10x square plus 40 into x, 40x minus 600 is equal to 0। 10 से डिवाइड करो तो x square plus 4x minus 60 equal to 0। फिर इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना। समझ में आया सबको ये प्रोडक्ट क्यों लिया? तो आया सर। ओके ठीक है, सॉल्व कर लेना। प्लीज राइट डाउन क्विकली, इतना पार्ट लिख लो, बाकी का आप सॉल्व करो। सर ये लिखा है सर, होमवर्क दिया था सर आपने। हाँ वेरी गुड। हाँ मैंने बोला कि आप ट्राई करो, जितने भी आते हैं क्वेश्चंस, कोई नहीं आता है तो डाउट पूछो। फिर भी मैं सारे क्वेश्चन ले लेता हूँ क्योंकि ये स्टार वाले हैं, हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया क्या लिख के, जिनका बचा था? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, Pratik takes 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 km per hour. Find the speed of water current. अभी ये वाटर वाले जो क्वेश्चन है, बोट वाले, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी थे और इस चैप्टर में भी है। तो इसमें एक सिंपल लॉजिक आपको याद रखना है। अभी मैं खुद ही डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, एक वर्ड है डाउनस्ट्रीम एंड सेकंड वर्ड इज अपस्ट्रीम। दो वर्ड जनरली आपको पता होने चाहिए। तो साइड में देखो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम मतलब समझो ये रिवर है एंड रिवर का जो फ्लो का डायरेक्शन है, इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जा रही रिवर। आप समझो किनारे पे खड़े हैं और आपके लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज द फ्लो ऑफ river। and when you are traveling by a boat, you are traveling by boat in the same direction, तो इसको बोला जाता है डाउनस्ट्रीम। तो इस वक्त क्या होता है, जितना भी बोट का स्पीड है
बोट का स्पीड समझो वो x है, और वॉटर करंट का स्पीड, वॉटर करंट म्हणजे पाण्याचा प्रवाह, वॉटर करंट स्पीड वो समझो y है। तो क्या होता है, जब आप डाउनस्ट्रीम जाते हो तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं, तो टोटल स्पीड जो है, टोटल स्पीड विल बी इक्वल टू x प्लस वाई, क्योंकि आप रिवर की डायरेक्शन में जा रहे हैं और बोट का भी कुछ स्पीड रहेगा, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाते हैं। और जब आप अपस्ट्रीम जाते हो, अपस्ट्रीम याला आपण म्हणतो मराठीत प्रवाहाच्या दिशेने, नदीच्या प्रवाहाच्या दिशेने। अपस्ट्रीम म्हणजे प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने प्रवास करत आहे आपण। सो लेट्स से रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and we are traveling by boat in the opposite direction. या डायरेक्शनने आपण बोटने ट्रॅव्हल करत आहे. सो देन व्हॉट विल हॅपन, वी विल हॅव टू मेक लॉट ऑफ फोर्स, कारण वॉटर जे आहे ते अपोजिट डायरेक्शनला जात आहे. तर परत आपण जर समजा बोटचा स्पीड x घेतला आणि वॉटर करंटचा स्पीड y घेतला, तर इथं टोटल स्पीड येईल, हिअर टोटल स्पीड विल बी x मायनस वाय. जो बोटचा स्पीड आहे त्यातून वॉटर करंटचा स्पीड सबट्रॅक्ट करावा लागेल. आणि हा जो बोटचा स्पीड आहे, हे दोन्हीही हे स्टील वॉटर मधला स्पीड असतो. हा स्टील वॉटर म्हणजे काय, संथ पाणी, एका जागेवर उभे असलेले पाणी, एका जागी स्थिर असलेले पाणी, स्थिर पाण्यातील हा स्पीड असतो बोटचा. ओके, दिस इज एक्स. तर स्टील वॉटर म्हणजे काय, संथ पाण्यातील बोट नावेचा वेग. So like that, if you are given, so please remember downstream में वो x plus y आएगा total speed, and in upstream the speed will be x minus y. एवढं सर्वांना समजलं का? समझा सर। Yes. ओके, अगर इतना क्लियर है तो अभी देखो इस क्वेश्चन में, प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. तो वो क्या कर रहा है, 8 घंटे वो ले रहा है प्रतीक, और वो क्या कर रहे हैं, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट. तो मतलब 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम रिटर्न आ रहा है ना वापस, तो वापस आ रहा है मतलब वो अपस्ट्रीम आएगा, उल्टा वापस आएगा. एंड ही इज टेकिंग टोटल 8 आवर्स. मतलब यहाँ पे मैं डायग्राम दिखाता हूँ. तो वो उसने क्या किया, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, सो उसने 36 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रॅव्हल किया डाउनस्ट्रीम, नदीच्या प्रवाहाच्या दिशेने. एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो ही रिटर्न टू द सेम स्पॉट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भी उसने 36 किलोमीटर ट्रैवलिंग किया, लेकिन वो अपस्ट्रीम आएगा, ये डाउन स्ट्रीम एंड ये अपस्ट्रीम, ऐसे वो रिटर्न आया. और ये पूरा डिस्टेंस कवरेज 36 जाना और 36 आना, उसको पूरा टोटल टाइम लगा 8 आवर्स. टोटल टाइम ही टुक 8 आवर्स. ओके, अभी इन्होंने स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वॉटर, म्हणजे नावेचा वेग संथ पाण्यामधला, ज्याला आपण इथे एक्स घेतलं होतं. स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज ऑलरेडी गिवन एज 12 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें बस फाइंड द स्पीड ऑफ वॉटर करंट. वॉटर करंट म्हणजे पाण्याचा जो प्रवाह है त्याचा वेग विचारलाय आपल्याला. जो पूछा है उसको हम एक्स अज्यूम करेंगे. So now how to make the equation? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर. पाण्याच्या प्रवाहाचा वेग आपण x किलोमीटर पर आवर असा घेतलाय. वी हॅव टेकन द स्पीड ऑफ वाटर करंट एज x किलोमीटर पर आवर. नाउ जो भी फाइंड करना है उसको x ले लिया. स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज गिवन एज 12 किलोमीटर पर आवर, वो लिख लेते हैं. स्पीड ऑफ बोट
in still water is equal to 12 kilometer per hour. Okay, so therefore we can say, तो अभी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जा रहे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर डाउनस्ट्रीम speed of boat will be equal to x plus 12 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डाउनस्ट्रीम मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, प्रवाहाच्या दिशेने. तर दोघांची ऍडिशन होईल. जो वॉटर करंटचा स्पीड आहे x आणि बोटचा स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, दोनों का एडिशन होगा. एंड फॉर अपस्ट्रीम the speed of boat will be equal to 12 minus x. जो बोट का स्पीड है उसमें से वाटर का स्पीड माइनस करना पड़ेगा. मैं चाहे तो इसको भी लिखते वक्त 12 प्लस एक्स लिखता हूँ. 12 प्लस एक्स, 12 माइनस एक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सब्ट्रैक्शन हमें कौन सा लेना है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट, एक्स माइनस वाई. यहाँ पे देखो एक्स क्या था? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. तो ये याद रखो अच्छे से. अभी हमें कंडीशन दिया हुआ है कि टोटल उसको 8 आवर्स लगते हैं. सो वी विल राइट नेक्स्ट फ्रॉम गिवन कंडीशन time for downstream plus time for upstream is equal to 8 hours. ये दोनों टाइम का अगर हम एडिशन लेते हैं तो टोटल टाइम उसको कितना लगाए? 8 आवर्स. अभी टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम, टाइम का फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम 8 आवर्स. अभी डाउनस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस है 36 किलोमीटर अपॉन डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड है 12 प्लस एक्स. सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम फॉर अपस्ट्रीम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन यहाँ स्पीड है 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल टाइम लगा 8 आवर्स. यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? आया सर. Yes, sir. दैट्स ऑल. अभी ये दोनों टाइम को ऐड किया हमने, टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेके. अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ पे मैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूँ, उसके बाद आप सॉल्व कर लेना. इसको पहले सिंप्लीफाई करना है हमें. सो 36 हम पहले बाहर निकालेंगे कॉमन. 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो. अभी 36 इंटू 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपॉन 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स, इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट. ये 36 बाहर है इज इक्वल टू 8. ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, 12 प्लस 12 24 आएगा अपॉन 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स, वो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आपने यूज किया तो आएगा 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 144 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 36 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है इज इक्वल टू 8. अभी यहाँ न्यूमरेटर में है 36 इंटू 24, और ये जो 144 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको राइट में शिफ्ट कर दो तो वो आएगा 8 इंटू 144 माइनस 8 एक्स स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 8 एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव होगा. और 8 इंटू 144 ये कितना आता है देखो, 8 इंटू 144 1152. 1152. 152.
152 माइनस 36 इंटू 24, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा 36 इंटू 24, तो इसको इसका मल्टीप्लिकेशन। हम चाहे तो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत लेंदी हो रहा है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब और स्टेप्स कम हो सकते हैं, सो दैट वी कैन अवॉइड बिग कैलकुलेशंस। यहाँ दोनों साइड यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, दोनों साइड 4 से डिवाइड किया तो फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 12 जा, सो 12 9 जा 108 अपॉन 144 minus x square is सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। so therefore नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। we will get 108 is equal to 144 minus x square, that is x square equal to 144 minus 108। अभी ये कैंसलेशन करने के कारण क्या हुआ कि कैलकुलेशन हमारा बहुत सिंपल हो गया। 44 minus 8 कितना आता है? 36। x is equal to plus minus 6, but x is what? Speed of water current, but speed cannot be negative. नेगेटिव। Therefore x is not equal to minus 6, therefore x is equal to 6। और अभी लिख लो, फाइनली वर्ड में लिखना है आंसर। therefore speed of water current, यही पूछा था हमें, is equal to x is equal to 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। रियली? फिर से लीव द मीटिंग एंड अगेन ज्वाइन। ओके सर। क्रॉस चेक करके देखो सर। क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, देखो कि वाटर करंट का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और बोट ऑफ स्पीड 12 है, तो हमें 8 घंटा लगता है क्या वो चेक करना है, क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक करते वक्त डाउनस्ट्रीम का टाइम प्लस अपस्ट्रीम का टाइम, ये दोनों का एडिशन 8 आना चाहिए। तो 36 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल टू 8। एक्स के जगह 6 डाल दो, तो 36 अपॉन 12 प्लस 6 कितना आएगा? 18 प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स 12 6, तो ये आएगा 18 2 जा 36 एंड 6 6 जा 2 प्लस 6 8 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम दोनों का एडिशन 8 आवर्स आना चाहिए। ठीक है, देखो डाउनस्ट्रीम के लिए उसको खाली 2 घंटा लगा और अपस्ट्रीम के लिए 6 घंटे लगे। यहाँ से पता चलता है कि अपस्ट्रीम मतलब प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने जेव्हा आपण जातो तेव्हा जास्त वेळ लागतो and speed is because speed is less। समझ में आया क्रॉस चेक में? so that means our answer is 100% correct। लिख लो क्विकली। अभी ये साइड में ये भी लिख लेना, डाउनस्ट्रीम के लिए टोटल स्पीड x प्लस वाई, अपस्ट्रीम के लिए टोटल स्पीड x माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, वर्क डन वाले क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन जो है ये आपको अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, ये बोर्ड वाले भी और ये वर्क डन वाले भी, ये दोनों they are asked in competitive exams like यूपीएससी एमपीएससी। UPSC, MPSC। Yes, Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work। क्या हो रहा है? पिंटू थोड़ा सा छोटा बच्चा लग रहा है, निशु थोड़ी बड़ी है, बड़ी बहन है, पिंटू छोटा भाई है। तो पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगते हैं एक काम कंप्लीट करने को, निशु उसको
कम समय में भी कम कंप्लीट कर सकती है, लेकिन पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगते हैं। निशु ने जितने दिन में कंप्लीट किया उससे 6 दिन ज्यादा। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ में काम करते हैं, देन दे फिनिश द वर्क इन 4 days। दोनों साथ में अगर मिल के काम करते हैं तो वो दोनों मिल के 4 दिन में ही काम को कंप्लीट कर देते हैं। So now we are asked to find out, हमें पूछा गया कि how many days would it take to complete the work if they work alone। alone मतलब अकेले। पिंटू वो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, और अकेली निशु वो पूरा काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगी। अलोन अकेले वो कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज आस्क्ड। हैज एवरीवन अंडरस्टूड द क्वेश्चन? क्वेश्चन सबको समझ में आया? अभी यस सर। यस सर। यहाँ पे समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। समझो एक काम करने को कंप्लीट वर्क करने को आपको समझो 2 दिन लगते हैं। तो आप ही बोलो कि एक दिन में आप कितना काम कंप्लीट कर पाएंगे। हाफ वर्क। हाफ वर्क 50%। हाफ वर्क। अगर समझो कंप्लीट वर्क को आपको 3 दिन लगते हैं, तो एक दिन में आप कितना काम कंप्लीट कर पाएंगे? 1/3। 1/3 वर्क। थर्ड। इफ कंप्लीट वर्क को आपको 10 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? 2 या 1 सर। 25%। 1/10 वर्क। ये सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है। सो पूरा काम करने को अगर मुझे 2 दिन लगते हैं, तो एक दिन में 1/2 इतना वर्क कंप्लीट होगा। 3 दिन लगते हैं तो एक दिन में 1/3 वर्क कंप्लीट होगा। 10 दिन लगते हैं तो 1/10 वर्क कंप्लीट होगा। अगर पूरा काम करने के लिए, कंप्लीट वर्क के लिए मुझे x डेज लगते हैं, तो एक दिन में मैं 1/x इतना वर्क कंप्लीट कर सकता हूँ। ये सबको समझ में आया? आया सर। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे काम करने के लिए x डेज लगते हैं, तो एक दिन में 1/x इतना ही काम कंप्लीट होगा। तो वैसे ही हमें पूछा गया कि हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। पिंटू और निशु के बारे में बताया गया। तो अभी हम अज्यूम करेंगे, यहाँ पे पिंटू का रिलेशन दिया है कि उसको निशु से 6 दिन ज्यादा लगते हैं। तो हम अज्यूम करेंगे कि निशु टेक्स x डेज। निशु टेक्स x days. So let us write down that. Let Nishu takes x days to complete work alone. अकेले निशु को पूरा काम कंप्लीट करने के लिए x डेज लगते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे, therefore पिंटू टेक्स x plus 6 days। उसको 6 दिन ज्यादा लगते हैं ना, टू कंप्लीट द वर्क अलोन। अकेले पिंटू को फिर कितने दिन लगेंगे? x plus 6 days। ओके। अभी अगला हम लिखेंगे इन 1 day। एक दिन में निशु कैन कंप्लीट 1/x वर्क, एंड पिंटू कैन कंप्लीट 1/x plus 6 वर्क। ये सबको समझ में आया? वो किसी को अगर x दिन लगते हैं तो 1/x वर्क एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो एक दिन में निशु कैन कंप्लीट 1/x वर्क एंड पिंटू कैन कंप्लीट 1/x plus 6 वर्क। ठीक है, ये हो गया एक दिन का काम। अभी हमें बताया गया कि दोनों अगर साथ में मिल के काम करते हैं, सो दे फिनिश द वर्क इन 4 days। ठीक है। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन
टुगेदर इफ दे वर्क, दोनों साथ में काम करते हैं। तो पहले देखो निशु का एक दिन का काम है 1/x, पिंटू का एक दिन का काम है 1/x + 6। दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो दोनों एक साथ काम कर रहे, तो एक दिन का काम उनका इतना हो गया दोनों का। अभी दोनों कितने दिन काम कर रहे हैं? 4 दिन। तो इस पूरे एक दिन के काम को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और इज इक्वल टू लिखना है 1। 1 मतलब पूरा काम कंप्लीट हो गया। ओके, 100% वर्क। यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखा 1 मतलब पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो एक दिन का निशु का वर्क 1/x, पिंटू का 1/x + 6, दोनों मिल के कर रहे हैं इसलिए बीच में प्लस। तो ये ब्रैकेट जो है वो एक दिन का काम है दोनों का, लेकिन दोनों कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं पूरा वर्क? 4 दिन में। तो इंटू 4, क्योंकि ये एक दिन का काम है ब्रैकेट में, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दिन का काम इज इक्वल टू 1। सो 1/x + 1/x + 6 इज इक्वल टू 1/4। 4 को राइट में शिफ्ट कर दिया। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो, x × x + 6 इज इक्वल टू 1/4 और आप सॉल्व कर लेना बचा हुआ। हैज एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, ये लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना एंड कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। जो भी डिस्कस किया आज हमने कंप्लीट कर लो। थैंक यू Okay, sir. मच, बाय। Bye. ऑल द बेस्ट फॉर द टुमारोज एग्जाम। अच्छे से सॉल्व Thank you, sir. सर कल एग्जाम है? नहीं, मुझे नहीं पता।